नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तैयारी जरूर कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट जरूर लगा रहे होंगे। जिस वीडियो के पीछे अभी आप लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उस वीडियो के पीछे टाइम बर्बाद मत करिए। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे है, कल भी यूट्यूब पे रहेगा। वो सारी वीडियो आपका जब पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखिएगा। अभी बस आपका टारगेट होना चाहिए रिवीजन, मॉक टेस्ट लगाना। और जितना आप पढ़े हैं पहले उस चीज को आप रिवाइज करिए, उस पे बेस मॉक टेस्ट दीजिए। जो कुछ पेपर में नया क्वेश्चन पूछ लिया है उस पे बाद में फोकस करेंगे अगर आपके पास टाइम होगा तब। बाकी आप जितना 6 महीना साल भर से तैयारी किए हैं उतने को पहले मजबूत कर लीजिए। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे ही आप लोग काफी टाइम बर्बाद कर लेते हैं यूट्यूब पे, तो हम लोग कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं करेंगे जिससे आपका टाइम बर्बाद होगा। पेपर के बाद करेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक में आप सब लोगों को कितना नंबर आया है कमेंट में जरूर बताइएगा। हर टाइप का क्वेश्चन लिया गया है, आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, दिया गया है इफ x इक्वल टू ए सेक अल्फा कॉस बीटा, y इक्वल टू बी सेक अल्फा साइन बीटा, z इक्वल टू सी टेन अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ, हमें बताना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर दिया गया है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, वो अप्रोच देखो। देखो, जब भी आपको अलजेब्रा हो, त्रिकोणमिति हो, या कहीं पे भी जब आपको वेरिएबल देखे, मतलब कि इक्वेशन के फॉर्म में देखे, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि इक्वेशन कितना है और वेरिएबल कितना है, पहले ये आइडेंटिफाई करो। देखो यहाँ पे x एक वेरिएबल है, a वेरिएबल है, अल्फा और बीटा एंगल है, ये भी वेरिएबल है, y वेरिएबल है, b वेरिएबल है, अल्फा बीटा यहाँ पे एंगल है, और z वेरिएबल है, c वेरिएबल है। आप देखो कितना इक्वेशन है, बोलोगे एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये है। तीन इक्वेशन है। वेरिएबल कितना है? x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 वेरिएबल है। तीन इक्वेशन 8 वेरिएबल। जितना इक्वेशन उतना ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा जितना वेरिएबल है आप उसको कुछ भी मान सकते हो और आंसर आपका वही सही आएगा। लेकिन कोशिश करिए कि हम जो 5 वेरिएबल को माने, इससे अच्छा एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल ऐसा सेलेक्ट करें जिसे मान ले, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए और आंसर एग्जैक्ट सही आएगा। 5 मानेंगे फिर भी आंसर सही आएगा, और अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके अगर एक या 2 वेरिएबल को मान लेंगे उससे भी आंसर सही आएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि देखो, अल्फा बीटा एंगल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे है। तो हम अल्फा और बीटा एंगल को कुछ भी मान लेते हैं। आसानी के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर हम मान लेते हैं 0 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप अल्फा बीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो देखो, कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। बोलेंगे हाँ। सेक 0 डिग्री क्या होगा? 1 होगा। ए इंटू वन क्या हो जाएगा? ए होगा। मतलब एक्स बराबर हमारा कितना आया? ए आया। आ गया? बोलेंगे हाँ सर। जब हम साइन 0 डिग्री क्या होगा? 0 होगा। सेक 0 1 होगा। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। मतलब हमारा y बराबर क्या आ गया? 0। जब हम tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा? 0। इसका मतलब c इंटू 0 0 हो गया। z का वैल्यू कितना आया? 0 आ गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम देखें कि जैसे ही हम अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0 डिग्री माने तो हमें x बराबर a मिल गया, y बराबर 0, z बराबर 0 हो गया। अगर हम y बराबर अगर यहाँ पे 0 रख रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, और z बराबर 0 रखने से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तब हमें बस क्या पूछ रहा है कि आप ये बताओ एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर क्या होगा? x बराबर हमारा a है, तो ए स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर क्या होगा? 1। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट इतने ही कम टर्म समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। बहुत सारा मेथड है, कोशिश करिए कि एग्जाम में कौन सा अप्रोच लगाएं जिससे दिमाग पे कम जोर पड़े, टाइम कम लगे और आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा।
दिया गया है ए एंड बी पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, ए गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट। ए को टोटल वैलिड वोट का 55% क्या मिला है, वोट मिला है। 20% ऑफ द वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, टोटल वोट में से 20% वोट क्या था, इनवैलिड था। बोलेंगे हाँ सर। टोटल कितना वोट है, 7500 वोट्स है। हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड द बी गेट, बी को वैलिड वोट का कितना वोट मिला है। देखो टोटल वोट हमें कितना दिया है, 7500 दिया है। अगर 20% वोट क्या है, इनवैलिड है। अगर टोटल 100% वोट होगा जिसमें से 20% वोट अगर इनवैलिड है तो 80% वोट क्या होगा, वैलिड होगा। तो टोटल वोट का 80% हमारा क्या हो गया, वैलिड वोट हो गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि ए को टोटल वैलिड वोट का 55% मिला है। अगर हम इसे 100% मान ले, अगर हम ये टोटल क्या हुआ हमारा वैलिड वोट है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये टोटल क्या हमारा वैलिड वोट है। अगर हम वैलिड वोट को 100% मान ले तो ए को कितना मिला है, 55%। तो बी को कितना मिलेगा, बोलेंगे 45%। बी को कितना मिलेगा, 45%। इसका मतलब कि वैलिड वोट का बी को कितना मिला होगा, 45%। कितना मिला होगा, 45%। बी को टोटल वैलिड वोट इतना ही मिला होगा, बोलेंगे हाँ सर। अब बस आपको इसको कैलकुलेट करना है। इन कैलकुलेशन जब करें तो आप देखो क्या लिखोगे, 7500 इंटू 80/100 इंटू 45/100, यही करोगे। ये देखो 45 में क्या है, 9 5 45, अगर हम इसे काटेंगे तो क्या होगा, 9 5 45, 20 5 100। आप ये देखो नीचे में 9 या 9 का मल्टीपल नहीं है, तो जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। मतलब हमारा आंसर भी 9 का मल्टीपल होगा। चेक करेंगे तो सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कट रहा है तो वो पूरा का पूरा संख्या भी 9 से कटेगा। 4 5 9 2 11, 9 से नहीं कट रहा, ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगा। 7 2 9, ये कट रहा है, मतलब 2700 भी 9 से कटेगा। 8 2 10, 9 से नहीं कट रहा है, ये पूरा संख्या 9 से नहीं कटेगा। 3 है, 9 से नहीं कटेगा। 3 ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, तो 100% हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है, कर लेंगे आप लोग, बोलेंगे हाँ सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिया गया इफ कोण ए बराबर 42 डिग्री, बीपी बराबर बी आर एंड सी एन बराबर आर सी, देन कोण पी आर एन इक्वल टू क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, कोण ए 42 डिग्री दिया है, बोला बीपी बराबर बी आर, बीपी बराबर बी आर और सी एन बराबर आर सी, ये दिया गया है। हमसे कौन पूछ रहा है, कौन पी आर एन, कौन पी आर एन, हमसे ये कौन पूछ रहा है। मान लेते हैं इसे x डिग्री का कौन बना रहा है। तो एक तो एग्जाम में, क्योंकि ये क्लास में काफी बार करवाएं, तो एग्जाम का क्या अप्रोच होगा, फिर हम आपको उस, अगर वो फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम दूसरे मेथड से इसको करेंगे, लेकिन बहुत आसानी से करेंगे। आप देखिए x हम कैसे निकालेंगे, x बराबर 180 डिग्री, इसके सामने कौन सा कोण है, 42 डिग्री, तो इसमें से घटा देंगे 42 डिग्री अपॉन 2। 180/2 90, 90 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 69। हमारा आंसर क्या होगा, 69 डिग्री। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ये हो गया। अगर जो क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वो बस इतना करके आंसर ले आएगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेगा, वो भी अप्रोच बताते हैं, बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसे हटा के यहीं पे आपको समझा रहे हैं। देखो ये बताओ कि पी बी आर एक त्रिभुज है, बोलेंगे हाँ। पी बी इक्वल टू बी आर, पी बी इक्वल टू बी आर है। अगर ये दोनों भुजा है तो ये कोण भी बराबर होंगे। एक मिनट के मान लेते हैं ये बीटा होगा तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। आर सी
बराबर एनसी है, ये दोनों भुजा बराबर है, इसका मतलब कि ये जो जितना कोण होगा उतना ही कोण ये भी होगा। मान लेते हैं ये अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। अब आप गौर से देखो, अल्फा का एक वेरिएबल है, बीटा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। अभी बताएं फर्स्ट क्वेश्चन में कि आप अप्लाई करो, सोचो, आप अल्फा की जगह पे कुछ भी मान लो, अल्फा की जगह कुछ भी मान लो, आंसर बिल्कुल सही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मान लेते हैं, बहुत गौर से देखिए, आर एन सी त्रिभुज में अल्फा बराबर हम मान लेते हैं 40 डिग्री, अल्फा बराबर मान लेते हैं 40 डिग्री। अगर ये कोण 40 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 40 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर होगा। एन आर सी त्रिभुज में ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कोण कितना होगा, 100 डिग्री। कितना होगा, 100 डिग्री। हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। त्रिभुज देखिए ए बी सी में कोण ए 42 डिग्री, कोण सी 100 डिग्री, तो बताइए कोण बी क्या होगा। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, दो कोणों का योग कितना हो गया, 142 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा, बोलोगे सर, ये हो जाएगा 38 डिग्री। अब आ जाइए त्रिभुज पी बी आर में, अगर ये 38 डिग्री है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये दोनों, बाकी दोनों कोणों का योग कितना होगा, 142 डिग्री होगा कि नहीं। अगर इस दोनों कोणों का योग 142 डिग्री होगा, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 71 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 71 डिग्री होगा। बोलेंगे हाँ सर। ये बताइए बी आर सी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए कोण का योग 180 डिग्री होता है, इसका मतलब कि बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फा का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होगा। बोलेंगे हाँ सर। बीटा कितना है, 71 डिग्री, प्लस एक्स हमें निकालना है, प्लस अल्फा कितना है, 40 डिग्री, यही है, बराबर 180 डिग्री। यहां से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 7 4 11, 111 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 69 डिग्री। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आंसर हमारा क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। जो भी अप्रोच लगाना है लगाइए, लेकिन आंसर आपका सही आएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लाइन दिया गया एंड ये आर इंटरसेक्टिंग लाइन, के किस मान के लिए ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग मतलब कि उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वल नहीं होना चाहिए। दो लाइन आप पढ़े होंगे, स्लोप इक्वल ना होने का मतलब कि आप सब लोगों को पता है कि A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, B1 बट्टा B2। ये A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है, आप लोग को पता है। A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल टू 0, एक लाइन का इक्वेशन ये है। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये C1 है। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस दोनों का स्लोप इक्वल नहीं होगा, और जब स्लोप इक्वल नहीं होता तो x का कोफिशिएंट A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 होगा। बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं, वीडियो जरूर देख लीजिएगा, यहां पर रिवीजन करवा दिए हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, 5 बट्टा सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 2, नॉट इक्वल टू B1 y का कोफिशिएंट क्या है, 20 बट्टा y का कोफिशिएंट k। सॉल्व करेंगे, 5 चौक का 20, k का वैल्यू क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 8, मतलब k का वैल्यू 8 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये दोनों लाइन क्या हो गए, इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखो, अगर ये कंडीशन आपको पता होगा तो इतना नहीं लिखना है, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, रिलेशन पता आपको, बोलेंगे हाँ, 5 चौका 20
2 चौका 8, जो रिलेशन यहां होगा वही रिलेशन यहां होगा, तो के 8 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 8 के बराबर। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बोलिए आंसर क्या होगा। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करना है। ज्यादा इसलिए बात नहीं करें कि आप लोग इतना ज्यादा वीडियो देख लेते हैं बात करते करते, आपके पास टाइम नहीं बचता है कि कुछ और भी देखें, बाद में करेंगे ना बात। दिया गया है इफ 5x प्लस 1/3x इक्वल टू 30, देन द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर इज, उसका वैल्यू बताना है। आप देखो सिंपल, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 5x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 25x स्क्वायर होगा। यहाँ पे 9x स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पे 3 होगा तभी यहाँ पे 9 होगा, होगा कि नहीं? 1/3x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9x स्क्वायर होगा, जबकि यहाँ पे क्या है? 1/25x स्क्वायर है, मतलब 3 के जगह पे 5 होना चाहिए। आप अपने दिमाग में जोर डालो, बोलो कि यहाँ पे हमें 5 के जगह पे 3 हो जाए, 3 के जगह 5 हो जाए, क्या करेंगे इस इक्वेशन में? आप सिंपल बोलेंगे कि ये जो 5x है, हम चाहते हैं यहाँ पे 3 हो जाए, इसके लिए आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। बोलेंगे हाँ सर। और 5 हटाने के लिए 5 से भाग करना पड़ेगा, हाँ या ना? ये करेंगे 3/5 से गुना करेंगे किसमें? 5x प्लस 1/3x। अगर आप इस साइड में जो काम कर रहे हैं इक्वल के उस साइड भी वही काम करेंगे, मतलब कि बराबर 3/5 से गुना करेंगे किसमें? 30। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, हम 5 इसमें गुना करेंगे 5x में, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x। यहाँ क्या बचेगा? 3x प्लस, जब इसको यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या होगा? 1/5x होगा, इक्वल टू 5 से कट गया 18। यही आया? बोलेंगे हाँ सर। अब ये सिंपल हो गया कि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर माइनस, लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिए। हम लोग करते थे ना कि x प्लस 1/x बराबर a था, हम निकालते थे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता था? a स्क्वायर माइनस 2, यही बोलते थे। लेकिन देखो -2 इंटू क्या था? x इंटू 1/x, x से x कट जाता था। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे 1/5 इंटू x है, मतलब हमें यहाँ पे क्या लिखना? 2 इंटू 3x इंटू 1/5x। ये ध्यान रखना है कि अगर x का कोफिशिएंट कुछ भी है तब माइनस सीधा 2 नहीं करना है, 2 के साथ यहाँ पे x इंटू 1/x कट जा रहा था, यहाँ पे नहीं कटेगा क्योंकि x के साथ कुछ ना कुछ है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? बोलेंगे 18 का स्क्वायर 324 माइनस 6/5 होगा। इसे अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा? 1/1/5। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेगा? 6/5, 5 से 324 में गुना करेगा, उसमें से 6 घटाएगा, बट्टा 5 करेगा। ये देखिए, इसमें से हमें मिक्स फ्रैक्शन घटाना है। कैसे घटाएंगे? यहाँ पे 1 है ना, 1 ना घटा के 2 घटाओ, कैलकुलेशन क्लास में बताए थे। 324 में से 2 घटेगा तो क्या होगा? 322। 5 में से 1 घटेगा तो क्या होगा? 4, ऊपर में 4 नीचे में 5। 322 सही 4/5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। 322 सही 4/5। तो मिक्स फ्रैक्शन का कैलकुलेशन आपको ऐसे करना है, ये नहीं करना है कि 324 माइनस 6/5, 324 गुने 5 में से 6 घटाएंगे, फिर डिवाइड बाय 5 करेंगे, फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या हो। दिया गया ऑन सेलिंग अ रेडियो इन RS 600 अ मैन गेन 1/5 ऑफ इट्स अ सेलिंग प्राइस। एक रेडियो को 600 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट इक्वल टू 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। आगे बोला है वह उस रेडियो को कितने में बेचे कि उसे क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का 5/8 भाग लाभ प्राप्त हो। आइए पहले इस चीज को समझते हैं। बोला गया कि पहले जब हम 600 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट जो हमारा हो रहा है इक्वल टू 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। यही हो रहा है, बोलेंगे हाँ सर। तो प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1/5। इसका मतलब कि अगर किसी वस्तु को 5 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट के कंडीशन में बोलेंगे सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कंडीशन बोले कि वह उस रेडियो को कितने में बेचे। हमसे अब पूछ रहा है कि उस रेडियो का सेलिंग प्राइस बताइए जब हम कितने में बेचे कि उससे क्रय मूल्य का 5/8 भाग लाभ प्राप्त हो। मतलब अब बोल रहा है कि रेडियो को कितने में बेचे कि जो प्रॉफिट होगा वो 5/8 ऑफ CP होगा। यही हमसे पूछ रहा है। ये क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस का अगर हम रेशियो लेंगे तो ये क्या होगा, 5/8 होगा। बोलेंगे हाँ। कॉस्ट प्राइस 8 है, प्रॉफिट 5 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 13 होगा। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो तेज होगा बोलेगा कुछ मत देखो, सबसे पहले जो हमें बोले सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमें पता है कि आंसर जो होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, मतलब 13 से कटना चाहिए। 4800 480 नहीं कट रहा है, 300 भी 13 से नहीं कट रहा है, 700 भी 13 से नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन बच्चा कट रहा है। आगे सॉल्व भी नहीं करना है। बहुत सारा स्टूडेंट पूरा नहीं पढ़ के इतना ही देखता कि हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस बताना है, मतलब 13 यूनिट का वैल्यू बताना है, निकाल लेगा। ये हो गया हमारा एग्जाम का अप्रोच। एक और अगर इतना कर लिए, आप चाहते हैं कि पूरा कैलकुलेट करें, तब क्या करेंगे। देखो 5 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 600, 4 यूनिट का निकाल लोगे, कॉस्ट प्राइस आपको पता चल जाएगा। कॉस्ट प्राइस पता चल गया है, उसके बाद आप सेलिंग प्राइस निकाल लोगे। हम क्या बोलते हैं कि देखो आपको सेलिंग प्राइस दिया है, आपको सेलिंग प्राइस दिया है और आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस ही, सेलिंग प्राइस दिया गया, सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है। बीच में, इसके बीच में कुछ ना कुछ वो खेला किया, तो उस खेले को हम कैसे समझ, सेलिंग प्राइस से पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालेंगे, यही करेंगे। बोलेंगे हाँ सर। ये बताओ सेलिंग प्राइस से हमें कॉस्ट प्राइस पे जाना है तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस हटा के हम चाहते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आए, तो आप बोलोगे नीचे में सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस कट जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ गया। मतलब इस टोटल को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा, और कॉस्ट प्राइस से हमें सेलिंग प्राइस में जाना है। मतलब ये पूरा चीज हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इस चीज को अगर हम कॉस्ट प्राइस से भाग दे दें, सेलिंग प्राइस से गुना कर दें, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये न्यू सेलिंग प्राइस आएगा। हाँ ये ना, ये क्या था, ओल्ड सेलिंग प्राइस था, ये क्या था, न्यू सेलिंग प्राइस। हमें न्यू सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब बस वैल्यू रखिए, पहले वो 600 रुपया में बेच रहा था, कितने में बेच रहा था, 600 रुपया में। सेलिंग प्राइस कितना था, 5 यूनिट। आप 1/5 का मतलब समझेंगे, नीचे 5 है मतलब सेलिंग प्राइस 5, तो कॉस्ट प्राइस 4 होगा। ये लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सेलिंग प्राइस 5, कॉस्ट प्राइस 4। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस कट जाएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस कट गया, क्या बचेगा, सेलिंग प्राइस। ये पूरा कॉस्ट प्राइस आया। अब हमें इसमें गुना क्या करना है, SP न्यू अपॉन CP। देखो CP कितना है, 8 यूनिट, SP न्यू कितना है, 13 यूनिट। यही हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस न्यू का वैल्यू। काटेंगे, देखो 4 दूनी 8,
5 दूनी 10 से 0, 13 छक्का 78, सेलिंग प्राइस न्यू कितना आया 780। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, अगर क्लास आप प्रॉपर देखे होंगे तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। और एग्जाम में अगर आपको ये पता हो जाता जल्दी से कि हमें तो सेलिंग प्राइस बताना है, 13 यूनिट का वैल्यू बताना है, तो कर लेते। आइए करिए इस क्वेश्चन को, बताइए आंसर क्या होगा। इसको भी एक लाइन करना में सिखाएंगे। मॉक टेस्ट है लेकिन आप अप्रोच सीखिए। अगर आप एक मॉक टेस्ट देख रहे हैं तो कोशिश करिए अच्छा अप्रोच भी साथ में सीख के जाए। दिया गया, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल इन ₹425 आफ्टर गिविंग 15% डिस्काउंट ऑन MRP. If he does not allow any discount, then he gets 25% profit. Find the cost price of an article. बोला कि एक दुकानदार क्या किया, वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर 425 रुपए में बेच दिया। अब बोला यदि वह छूट न देता तो उसे 25% का लाभ होता, तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। आइए करते हैं वही। ये बताइए, आपको पता है ना कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अगर मार्क प्राइस 100 होगा, 15% का छूट देगा तो कहां पहुंचेगा, डिस्काउंट देने का सेलिंग प्राइस पे 15% का छूट दे रहे हैं तो कितने में बेचेंगे, 85 में बेचेंगे बोलेंगे हाँ सर। 15% का छूट दिया तब वो 85 में बेचा है। अब बोल रहा है कि देखो हम छूट नहीं देना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो 15 रुपया का छूट नहीं देगा तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा, 100 रुपया में बेचेगा। उस टाइम में मार्क प्राइस ही क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मार्क प्राइस ही क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब हम छूट नहीं दे रहे हैं तो मार्क प्राइस ही क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तब उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। ये बताओ 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, बोलेंगे 1/4 होता है। इसका मतलब क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 होगा। कॉस्ट प्राइस अगर 4 होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 होगा। अगर देखो यहां से 2 कैलकुलेशन माइंड में रखना कि हमें कब कौन सा वैल्यू को रखना है। अगर हम इसमें 20 से गुना किए तो कॉस्ट प्राइस अगर 80 होगा तो सेलिंग प्राइस 100 होगा। अगर हम 25 से गुना करें तो कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 125 होगा। यही होगा 25% प्रॉफिट, मतलब कि कॉस्ट प्राइस 80 होगा तो सेलिंग प्राइस 100 होगा, और कॉस्ट प्राइस अगर 100 हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 125। अब देखो इस दोनों में से आप यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखना चाहोगे, बोलोगे सर आसान वाला, क्योंकि यहाँ पे मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस और उसका वैल्यू 100 है। मतलब अगर हम कॉस्ट प्राइस को 80 बना लें, तो देखो तो यहां से यहां कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमें सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया गया है, ये अब रेशियो आ गया कि कॉस्ट प्राइस 80, सेलिंग प्राइस 85, मार्क प्राइस 100। सेलिंग प्राइस कितना है, 425। 85 का कितना गुना, 25, 8 पंचे 40, 5 गुना। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ये भी कितना होगा, 5 गुना 8 पंचे 40। मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 400। कब, उस वस्तु का 400 कॉस्ट प्राइस होगा, यही हमसे पूछ रहा है। अब इसी चीज को एक लाइन में निकालना सीखोगे क्या, बोलो। देखो हमें ये देखो, हमें दिया क्या हुआ, सेलिंग प्राइस का एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया है। वैल्यू क्या दिया, सेलिंग प्राइस का एग्जैक्ट वैल्यू दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस का एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। और इस बीच में खेला क्या कि सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ये वो दिया गया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया गया, तो इससे हमें मार्क प्राइस पे जाना है। सेलिंग प्राइस को हटाने के लिए सेलिंग प्राइस से भाग देना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस से हट जाएगा। मार्क प्राइस से गुना कर देंगे तो हमें एमपी आ जाएगा। आ गया, बोलेंगे हाँ सर। मतलब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एमपी का वैल्यू आ जाएगा। सेलिंग प्राइस दिया है, वहां से हम एमपी पे पहुंच गए। अब एमपी से हमें सीपी का वैल्यू बताना है, तो क्या होगा,
हम अब एमपी को हटाएंगे तो एमपी से भाग, जिसको हटाना है उससे भाग देंगे। और कॉस्ट प्राइस का वैल्यू बताना है तो सीपी ऊपर लिखेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सीपी के बराबर आएगा, बोलेंगे हाँ सर। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया, 425 गुना, अगर हम मार्क प्राइस को 100 मान लें, उस पर 15% का छूट, मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब ये पूरा वैल्यू क्या आया है, मार्क प्राइस आया है, इनटू, अगर हम मार्क प्राइस को 100 मान लें, 25% का लाभ हो रहा है। मार्क प्राइस को अगर 100 मानेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, या आपको पता है ना कि मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस यही है ना, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस यही है ना, बोलेंगे हाँ सर। अगर हम मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस को 5 मान लें तो ये क्या होगा, 4 होगा। क्योंकि आपके माइंड में आएगा सर नीचे 100 लिखेंगे तो ऊपर 80 क्यों लिख रहे हैं, आएगा कि नहीं आएगा। मैं तो पता ये 100 होगा, मतलब 80 का 25% 100 होता है, होगा। ये हमारा वैल्यू क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस का आएगा। देखो 85 × 425, सीपी का वैल्यू कितना आया, 400 आया। तो आप एक लाइन में भी आंसर ला सकते हैं। आप अपना अप्रोच स्मार्ट करके ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर ये बात आपको पता होगा। नहीं तो आप अगर ये वाला रेशियो ले लेंगे, 4 5 का और 100 125, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेंगे, इसको 125 कर लेंगे, फिर दोनों को आपको इक्वेट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि कब क्या मानना है, करिए। बहुत आराम से बता रहे हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। दिया गया ए डज एज मच वर्क इन 2 days एज बी डज इन 3 days। बोल रहा है कि ए जितना काम 2 दिनों में कर लेता है, उतना ही काम बी कितने दिनों में करता है, 3 दिनों में। आगे लाइन दिया गया बी डज एज मच वर्क इन 4 days एज सी डज इन 5 days। If they finish the work together in 20 days, then find how many days will be alone take to complete the same work। आगे बोल रहा है कि बी 4 दिनों में जितना काम करता है, सी उतना ही काम 5 दिनों में करता है। अगर तीनों मिलके 20 दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, वो हमें बताना है। चलिए बताते हैं। इसका मतलब क्या, ए डज एज मच वर्क इन 2 days, 2 दिनों में ए जितना वर्क कर रहा है, उतना ही काम बी 3 दिनों में कर रहा है। और दोनों का काम सेम है, मतलब कि ये इक्वेट हो जाएगा। इसका मतलब कि ए बट्टा बी का वैल्यू क्या आएगा, ए बट्टा बी, बोलेंगे 3/2। ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2। आगे लाइन में बोला कि बी डज एज मच वर्क इन 4 days, बी 4 दिनों में जितना काम कर रहा है, उतना कार्य सी 5 दिनों में कर रहा है। ये इक्वल होगा क्योंकि सेम काम कर रहा है, वर्क इक्वल है, तो इसीलिए हमने इक्वल कर दिया। यहां से अगर हम B/C निकाल लें तो क्या होगा, सी इधर जाएगा, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 4। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन एक ही है, ऐसा समझो। यहां पे बी का एफिशिएंसी 5 है, यहां पे बी का एफिशिएंसी क्या है, 2 है। कैसे ना इंसान पे, एक ही इंसान का 2 जगह पे एफिशिएंसी अलग नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी को इक्वल कर देते हैं। मतलब 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10, मतलब बी का एफिशिएंसी हमें 2 करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें बी को 10 बनाने के लिए ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा और नीचे भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब हो गया ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 10, सी का वैल्यू 8। ये इफिशियंसी आ गया। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, ए का 15 अनुपात बी का इफिशियंसी क्या होगा 10, सी का इफिशियंसी क्या होगा 8। ये आ गया, ये तीनों का इफिशियंसी आ गया 15, 10 और 8 आ गया। तो टोटल तीनों का इफिशियंसी कितना है, मतलब इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा,
टोटल जोड़ देंगे 15 और 8 23 10 33 आ गया, बोलेंगे हाँ सर। और इफिशियंसी में अगर हम टोटल टाइम, टोटल डेज कितना है 20 डेज, तीनों मिलके इफिशियंसी क्या एक दिन में 33 मिनट काम कर रहा है। इसमें अगर टाइम से गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, गुना 20। तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क क्या होगा, 33 गुना 20। आंसर हमें दिख रहा है कि जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। समझ रहे हैं, 11 का एक ही दिख रहा है। तो बी को अकेला उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क कितना है 33 गुना 20, गुना नहीं किए हैं, डिवाइडेड बाय बी का इफिशियंसी कितना है 10, 0 से 0 कट गया, 66 डे। बी को कितना काम करने में, उसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 66 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एट अ सिंपल इंटरेस्ट ₹850 become ₹1250 in 5 years. If the interest rate is increased by 5%, how much would Rs ₹805 which become in 4 year? क्वेश्चन समझ में आ रहा है। बोल रहा है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट पर ₹850 है, वो 5 साल में कितना बन जा रहा है, ₹1250। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे, पहले कितना था हमें नहीं पता, लेकिन बाद में क्या किया 5% और बढ़ा दिए हैं, तो आप ये बताइए कि 4 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। ये बताओ, देखो प्रिंसिपल कितना है 850, अमाउंट कितना हो 1250। आप सबको पता है कि अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे मतलब कि हमें क्या बचेगा, इंटरेस्ट। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है 400। ये 400 हमें क्या आया है, इंटरेस्ट आया है। ये 400 हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। ये बताओ ये 400 इंटरेस्ट हमें कितने साल में आया है, बोलेंगे 5 साल में, 5 ईयर में। 5 ईयर में 400 हमें ब्याज मिला है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, ₹80। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, हमें यह पता चल गया कि हमसे पूछ रहा है कि ₹850 में जब हम देंगे तो साधारण ब्याज पे 4 साल के बाद 5% और इंटरेस्ट बढ़ाने पे कितना रुपया कुल हो जाएगा, अमाउंट कितना होगा। 850 हमारा प्रिंसिपल है, क्योंकि हमें पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हम लिख दिए हैं 850, हमें बताना 4 साल का इंटरेस्ट। तो पहले 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का 80, तो 4 साल का कितना, 8 चौक 32, ₹320 होगा। ये 4 साल का इंटरेस्ट आ गया। 4 साल का और इंटरेस्ट जोड़ना, क्योंकि 5% तो बढ़ गया है। 1 साल में 5%, तो 4 साल में कितना, 20%। मतलब कि 850 का 20% निकालना है, कितना होगा 10% 85, तो 20% कितना 170। तो ये 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 170। ये 4 साल का इंटरेस्ट था, ये भी 4 साल का इंटरेस्ट है। लेकिन 4 साल का इंटरेस्ट क्या है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है। हम क्या कि 1 साल का निकाले, वहां से 4 साल का निकाल के जोड़ दिए प्रिंसिपल में। ये 4 साल का इंटरेस्ट क्या, जो 5% बढ़ा है, हर 1 साल 5% बढ़ेगा। 1 साल में 5%, तो 4 साल में 20%, तो प्रिंसिपल का 20% मतलब 170 और बढ़ेगा। हो गया 8 4 12, 1270 प्लस 70 कितना होगा 1340। मतलब कि 4 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 1340 रुपीज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कोई जरूरत नहीं है कि आप पुराना देखो, इस बात को समझो, टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, बातों को समझो। हम बोले आपको
प्रिंसिपल अगर 100 है, मान लो इंटरेस्ट 5% है, एक साल में कितना मिलेगा? 105 मिलेगा। बोलेंगे हाँ सर। हम बोले ऐसा क्या कि 5% और इंटरेस्ट बढ़ गया है। आप बोलोगे सर 5% और इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब हुआ कि कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10%। आप बोलोगे 100 का 10% क्या होगा? 110 रुपीज होगा। कब? जब हम 5% और इंटरेस्ट बढ़ा दिए हैं। बोलेंगे हाँ सर। हम बोले कि ऐसा क्यों करना कि पहले पुराना इंटरेस्ट पता करो, फिर उसमें 5% जोड़ो और 10%। हम तो ऐसा बोले कि हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता पहले इंटरेस्ट क्या था, हटा दिए। लेकिन हमें यह पता था कि पहले हमें कितना मिल रहा था? 105 रुपया, मतलब 5 रुपया का हमें इंटरेस्ट मिल रहा था। 100 का 5% कितना होगा? 5 होगा। इसमें 5 और जोड़ देंगे तो क्या होगा? 110 हो जाएगा। वही काम हम किए कि हमें पहले इंटरेस्ट नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें यह तो पता था कि एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, तो 4 साल में निकाल लिए, और 5 साल में जो परसेंटेज बढ़ रहा था उसको हम इसमें जोड़ दिए। एक बार फिर से समझने का कोशिश करिएगा। दिया गया ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विथ ₹2 लाख एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली। They get 60,000 as a profit in the end of the year. Find the difference of age and B's profit. A और B का प्रॉफिट बताना है। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। आप सबसे पहले बताओ, आपको पता है ना कि कैपिटल इनटू अगर टाइम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। कैपिटल इनटू टाइम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, हम इसका रेशियो ले लेते हैं। क्या करते हैं? रेशियो ले लेते हैं। इतना लंबा लंबा क्यों धोना? 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगा। ए और बी का कैपिटल का रेशियो कितना है? 2:1। यही है। बोलेंगे हाँ सर। कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है? 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। 1 साल में कितना महीना? 12 महीना, या आप बोल सकते हैं 1 ईयर। अनुपात 1 ईयर के लिए। वाई से वाई कट गया, आ गया। हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1, कैपिटल इंटू टाइम क्या होगा? प्रॉफिट। तो 2:1, मतलब इनके प्रॉफिट का भी अनुपात क्या होगा? 2:1 हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट दोनों का क्या है? 3 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में दिया कि तीनों का प्रॉफिट 60K है। 3 का कितना गुना? 20K गुना। इन दोनों का डिफरेंस बताना है प्रॉफिट का। अंतर कितना है? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का 20K गुना क्या हो जाएगा? 20K। मतलब उन दोनों के प्रॉफिट का अंतर कितना है? 20,000 रुपये। के मतलब 1000, 20 पे 3 जीरो। आइए करिए क्वेश्चन नंबर 11। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिया गया एज मदर वाज 4 times as old as A 10 years ago. After 10 years, she will be twice as old as A. Then age present age is. हमें A का प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है। 10 साल पहले, प्रेजेंट एज से 10 साल पहले A का जो भी आयु होगा उसका 4 गुना उसकी माता की आयु थी। और 10 साल के बाद, प्रेजेंट एज के 10 साल के बाद एक की आयु जितनी भी होगी उसका 2 गुना किसका आयु? उसकी माता। इसको बस लिखो पहले। देखो ए बी, ये प्रेजेंट एज से 10 साल पहले, मतलब कि माइनस का 10 ईयर। या ऐसा ए बी मत करो, ये बोलो ए, और ए की माता को एम से डिनोट करो। कर 10 साल पहले ए की आयु 1 यूनिट, तो इसका 4 गुना माता की आयु 4:1 होगा। बोलेंगे हाँ सर। 10 साल के बाद अगर ए की आयु जितनी भी होगी, हम 1 यूनिट मान लेते हैं, तो उनकी माता की आयु कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट। हमसे प्रेजेंट एज किसका पूछ रहा है? ए का पूछ रहा है। कैसे करेंगे? एक तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 यूनिट का गैप है, यहाँ पे 3 यूनिट का गैप है, गैप सेम करोगे, क्योंकि
माता और उनकी डॉटर के बीच का प्रेजेंट एज का जो गैप होगा वही 10 साल पहले भी होगा, वही 10 साल के बाद का भी होगा। आप सिंपल सोचो, आपका और आपके माता का एज का गैप जितना अभी है, क्या 10 साल के बाद चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, वही गैप होगा। एक तो ये मेथड हो गया। हमें इस टाइप के क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई से करने में मजा आता है। ये बताओ कि 10 साल पहले और 10 साल बाद इसके बीच का गैप कितना हो जाएगा? 20 ईयर। 20 ईयर यहां लिखूं, 20 साल यहां लिखूं। क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। 1 गुने 4 4 हो गया, 2 गुने 1 2 हो गया, 1 गुने 4 4, 2 गुने 1 2, 4 में से 2 गया 2 यूनिट। कितना? 2 यूनिट का वैल्यू क्या है? 20 गुने 2 40, 20 गुने 1 20, 40 में से 20 गया 20 ईयर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 10 ईयर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 10 ईयर। अब देखो 1 यूनिट यहां पे है, मतलब कि 10 साल पहले एक की आयु कितनी थी? 10 साल पहले 1 यूनिट 10 ईयर, 10 साल पहले मतलब 10 ईयर की थी। प्रेजेंट एज पे आने के लिए हमें 10 साल पहले तो उसमें 10 जोड़ेंगे तो प्रेजेंट एज पे आ जाएंगे, कहीं ना कहीं हम यहां पे पहुंचेंगे। एक का क्या होगा? 10 साल इसमें जोड़ेंगे तो 20 ईयर। एक की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 20 साल हो गई। बेस्ट मेथड है। आइए करिए क्वेश्चन नंबर 12। कुछ क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी करने का कोशिश करिए, है ना, तब टाइम बचेगा। दिया गया इफ ए अनुपात बी इक्वल टू 2 अनुपात 3 एंड बी अनुपात सी इक्वल टू 6 अनुपात 5, देन फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे करेंगे? लिखना नहीं है। देखो ए बी का अनुपात 2 अनुपात 3 दिया है, बी सी का 6 अनुपात 5 दिया है। हमें बताना ए अनुपात बी अनुपात सी। हमेशा ध्यान रखो, जो ए बी का अनुपात यहाँ है वो इस पूरे में भी अगर ए बी का अनुपात निकालेंगे तो वही होगा। कहना क्या चाहते हो? मान लो ये ऑप्शन सही होता तो यहाँ पे ए बी का अनुपात क्या? 2 अनुपात 3, तो यहाँ पे भी 2 अनुपात 3 ही होगा। 4 अनुपात 6 मतलब कि 2 अनुपात 3, बिल्कुल सही है। 3 अनुपात 6 जबकि 2 अनुपात 3 होना चाहिए, ये नहीं होगा। 4 अनुपात 3 ये नहीं होगा, 5 अनुपात 6 ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा। अगर दो ऑप्शन में भी 2 अनुपात 3 होता तो हम बी अनुपात सी देखते। पक्का है कि वो दोनों में से एक एलिमिनेट हो जाता। करिए, बताइए इसका आंसर। कुछ क्वेश्चन आपको भी ट्राई करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। जरूर इसका आंसर कमेंट में बताएंगे क्या होगा। आइए करिए क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्वेश्चन बताइए आंसर क्या होगा। दिया गया द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ए बी ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाय 10 मीटर when the altitude of the sun change from 45 degree to 30 degree, the height of the tower बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। टावर की हाइट बताना है। एंगल चेंज हो जा रहा 45 डिग्री से 30 डिग्री। कब हो रहा है? जब छाया शैडो कितना 10 मीटर बढ़ जा रहा है। सबसे पहले डायग्राम बनाइए। डायग्राम अगर बना लिए तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। बनाइए, तब तक कोशिश कर रहे हैं कि बना के आपको भी समझाया जाए। आइए देखिए, मान लीजिए ये तो ए बी है, ये एक टावर है, ये ए बी टावर है। पहले 45 डिग्री का कोण बन रहा था। हाँ, जब छाया 10 मीटर बढ़ गया, एंगल कितना हो गया? 30 मीटर, 30 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमसे हाइट पूछ रहा है। आप लोग एक बात बताओ, कोई भी 10 ये सब मत लो। ये 45, ये 45, हाइट कितना होगा? 1 यूनिट। हाइट कितना होगा? 1 यूनिट। और ये भी मान लो यहां तक का हाइट बोल रहा है, इसको सी इसको डी, तो ये 1 यूनिट हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। हम ए बी सी में देखें तो बी सी 1 यूनिट, ए बी 1 यूनिट।
अब त्रिभुज ए बी डी में देख रहे हैं, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 30 डिग्री के सामने एक, तो बी डी का लेंथ कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बी डी का लेंथ 3 √3, बी सी का 1, तो सी डी का लेंथ कितना हो जाएगा, बोलेंगे √3 माइनस 1। यही हमें दिया गया, √3 माइनस 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 10 मीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 10 अपॉन √3 माइनस 1। 1 यूनिट क्या, ये हाइट है, ए बी का हाइट है, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। नीचे में √3 माइनस 1 कहीं पे नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से गुना कर देंगे। ये क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो 10/2 इंटू √3 प्लस 1, 2 से 10 कटा 5 बार में, क्या हो गया, 5 इंटू √3 प्लस 1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। आइए बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144। इफ वन ऑफ द नंबर इज 288 देन फाइंड द अनदर नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो एचसीएफ 144 है, एक अंक 288 है, दूसरा अंक बताना है, मतलब उस दो नंबर का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 144। एचसीएफ मतलब कि एचसीएफ से वो नंबर कटना चाहिए। 144 से एक अंक तो कट रहा है 288, जो दूसरा अंक होगा, जो दूसरा नंबर होगा वो भी कटना चाहिए 144 से। 450 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 390 नहीं कट रहा है। 432, 144 तिया 4 तिया 12, 1 14 तिया 42, 1 43, ये कट रहा है। 310 नहीं कट रहा है। बस दूसरा नंबर मिल गया। कोई जरूरत नहीं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ज्यादा टाइम लगेगा। आप लोग क्या करोगे, ऐसे करोगे, फर्स्ट नंबर इंटू 288 इक्वल टू एलसीएम 864 इंटू एचसीएफ 144। अब सॉल्व करोगे तो फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। ऐसा क्यों करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिया गया, फाइंड लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच लीव्स 2 एज अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6, 7 एंड 8। 13 का ऐसा मल्टीपल जिसमें 4 से भाग दे तो रिमाइंडर 2 बचे, 5 से दे तो 2 बचे, 6 से दे तो 2 बचे, 7 से भाग दे तो रिमाइंडर 2 बचे, और 8 से भाग दे तो रिमाइंडर 2 बचे। आप एक बात बताओ, कर लोगे इस क्वेश्चन को, कर लोगे। 13 का मल्टीपल मतलब 13 से कटना चाहिए। पहले 13 से विभाज्यता का नियम पता है, बहुत को नहीं पता होगा। जिनको पता है बता देते हैं। 13 के विभाज्यता के नियम के बिना भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे, देखो जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर भाग लग गया तो वो संख्या भाग लग जाएगा, और अगर रिमाइंडर निकालना है तो लास्ट के 2 संख्या को भाग दो 4 से। जितना रिमाइंडर लास्ट के 2 डिजिट में आएगा वही रिमाइंडर जब पूरी संख्या को भाग देंगे तब आएगा रिमाइंडर। देखो ये क्या 24 है, जब 24 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब हमें रिमाइंडर 2 चाहिए, ये नहीं होगा। जब 54 में भाग देंगे 4 से तो एक बार में जाएगा 4 तिया 12, रिमाइंडर 2 बचेगा, ये हो सकता है। 25, 22 जब इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बच रहा है 4 से, इसमें जब भाग देंगे तो 12, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो ये नहीं होगा। मतलब 4 से जब भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, यही दोनों में रिमाइंडर 2 बच रहा है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, बोलो ना, कि लास्ट का डिजिट 0 हो या 5 हो तभी 5 से विभाजित होगा। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, लास्ट डिजिट को 5 से भाग दो, जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर पूरी संख्या को भाग देंगे
जब 5 से, तो वही रिमाइंडर बचेगा। 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, लास्ट डिजिट में 5 से भाग देंगे 4 बचेगा। हमें रिमाइंडर 2 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब देखो 13 का विभाज्यता का नियम अगर आपको चेक करना आता तो आपको इतना सोचना ही नहीं था। 522 तीन तीन का पेयर बनाएंगे और घटा देंगे। 524 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 522 होगा। 13 से भाग देंगे, 13 चौका 52, 2 बच जाएगा, नहीं कटेगा 13 से, तो ये संख्या नहीं होगा। तीन तीन का पेयर बनाएंगे, 54 में से 2 गया 52, 13 चौका 52, ये 13 से कट रहा है, मतलब कि 2054 13 से विभाजित हो रहा है। क्या 2522, तीन तीन का पेयर, 522 माइनस 2, 520, 13 से कटेगा, 13 चौका 52, कट रहा है ये, और ये हमारा क्या आ रहा है, 13 से कट रहा है, ये 13 से नहीं कट रहा है। तो 2 ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हम कर लेते हैं, फिर इसमें से कोई एक सेलेक्ट करके 5 से विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। तो आपको जो भी मेथड, वहां पे जो भी अप्रोच समझ में करिए, कोशिश करिए पेन कम उठाएं। वैसे ही आपका माउस नहीं चलता है, कीबोर्ड नहीं चलता है, परेशानी होती है, 5 मिनट 6 मिनट बर्बाद होता है, तो कोशिश करिए कि वो 5 मिनट बर्बाद हो गया, क्या कर सकते हैं, सिस्टम है, लेकिन आप तैयारी करिए। वो आप सोचिए कि जहां 60 मिनट की जगह पे 85 मिनट का पेपर हो रहा है, लगे हुए हैं, आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अभी यूट्यूब पे बिग बॉस नहीं देखना है, याद रखना है। ये देखिए 25 ये का पावर दिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो तेज स्टूडेंट होगा वो बोलेगा सर 25 का पावर है, मतलब कि मान लीजिए सर 25 का पावर सॉल्व करेंगे इसको तो 1 आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 25। अगर 25 का पावर 2 होगा तो आंसर क्या आएगा 625। 25 का पावर अगर 3 होगा तो आंसर क्या आएगा 15,625। और अगर 25 का पावर अगर हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे 0 होगा तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यही कुछ आएगा, आंसर छोटा छोटा है इसीलिए हम लिखे हैं। एक है किसी ऑप्शन में नहीं है, 25 है नहीं है, 625 है ऑप्शन डी में, यही सही हो जाएगा। ये भी 25 का पावर नहीं है, ये भी 25 का नहीं है, ये भी नहीं है 25, एक ही ऑप्शन बचा। ये हो गया एग्जाम का अप्रोच। करेंगे कैसे इसको, उस चीज को सीखते हैं। देखो पहले हम इस सीरीज को देखें तो ये देखने में लगेगा आप पढ़े होंगे एपी जीपी एचपी पढ़े हैं। जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 1/2 अपॉन 1/1, 1/2 अपॉन 1/1 क्या होगा। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। मान लीजिए सेकेंड टर्म 1/4 होगा, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, क्या आ रहा है कॉमन रेशियो 1/2। 1/16 बट्टा 1/8 क्या होगा 1/2। कॉमन रेशियो हमारा क्या आ गया 1/2 आ गया। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, तब जीपी का क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म क्या है 1 अपॉन 1 मतलब कि 1 बट्टा 1 माइनस कॉमन रेशियो आर क्या है, कॉमन रेशियो है 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कितना आ गया 2 आ गया। मतलब कि इस पूरे को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये इनफाइनाइट टर्म है, इसका वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। ये क्या होगा 25 का पावर 2, 625। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दोनों मेथड बता दिए कि ऑप्शन से कैसे जाना है, दिमाग को अप्लाई करके कैसे जाना है, और मेथड कैसे अप्लाई करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। What is the discriminant of the equation x square plus 2x plus 13 equal to 0? Also determine how many real solution this equation has. जब सॉल्यूशन की बात आ गई तो हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac।
बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू सी क्या है 13। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा, माइनस का 48। ध्यान रखिए जब डिस्क्रिमिनेंट डी जो है लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब हमारा जो रूट शो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी रूट शो होंगे, इसका मतलब जो रूट शो होगा वो रियल नहीं होगा। रूट आर नॉट रियल। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जामिनर थोड़ा सा इसे हार्ड बना सकता था। -48 देखते किसी भी ऑप्शन में आप टिक लगा देंगे, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, मतलब कि रूट्स आर नॉट रियल। यहीं पे थोड़ा सा हार्ड बनाता, एक ऑप्शन और दे देता -48 और दे देता क्या, -48 और हैविंग रियल रूट्स, तब इंसान को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता और इस चीज की नॉलेज उसे होता, तभी क्वेश्चन सही कर पाता। यह बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिए कि कभी आपसे दोनों ऑप्शन -48 दे के बोल सकता है कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, एक में दे देगा कोई वास्तविक मूल्य है। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। आइए करिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। If the mod of the following data is 140, then what will be the value of x? x का वैल्यू बताना है, क्लास दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, मॉड का फार्मूला पता है आपको, बोलो ना हाँ या ना। बहुत कम को पता नहीं है, हो सकता है बहुत ज्यादा को पता हो, या ऐसा भी हो सकता है बहुत ज्यादा को पता ही ना हो, लेकिन यकीन मानिए बहुत सारे को पता ही नहीं है, एग्जाम में पूछ देगा तो दिक्कत होगा। तो मॉड बराबर क्या होगा, आराम से इस फार्मूला को आप याद कर लो। मॉड बराबर लोअर लिमिट, मॉड बराबर लोअर लिमिट प्लस, याद करो f1 माइनस f0 क्या है बताएंगे, अपॉन 2 इंटू f2 माइनस f1 माइनस f0 इंटू h हाइट। अब ये सब चीज क्या है वो देखो, हमें जिस क्लास के बारे में कुछ भी निकालना हो, जैसे ये है x का वैल्यू बताना है, तो ये हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी f0। इससे पहले वाला f1 होगा, इसके बाद वाला क्लास, जिस क्लास के बारे में देखना उससे पहले f1, उसके बाद वाला f2। उस फ्रीक्वेंसी का जो क्लास है उसका जो लोअर वैल्यू होगा वो हमारा l होगा, और इनके बीच का गैप हमारा h होगा। उम्मीद करते हैं ये सब चीज आपको पता है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको मॉड बराबर लोअर लिमिट हो गया, इफ मॉड इक्वल टू लोअर लिमिट, देन f1 इक्वल टू f0, देन f1 इक्वल टू f0। मॉड आपको क्वेश्चन में दिया गया है 140, मॉड आपको कितना दिया गया क्वेश्चन में, 140 दिया गया है, और लोअर लिमिट भी क्या है 140 है, लोअर लिमिट भी क्या है 140 है। मॉड बराबर 140, इसका मतलब f1 हमारा क्या है 33 इक्वल टू f0 कितना है x का वैल्यू क्या होगा 33 होगा। बाकी ये सारी बात बता दे, इसमें आप रखेंगे तो आंसर आएगा। मॉड क्या है 140, लोअर लिमिट क्या है 140, प्लस f1 कितना है 33, f0 x है बट्टा 2 इंटू f2 31 का डबल 62 माइनस f1 कितना है 33 माइनस f0 कितना है x इंटू 5, 45 में से 40 गया 5। देखो 140 इधर आएगा तो जीरो हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर,
ये नीचे वाला टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 डिवाइडेड बाय 5, 0 डिवाइडेड बाय 5 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया तो 0 बराबर क्या होगा 33 माइनस एक्स, एक्स बराबर क्या होगा 33। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। दोनों मेथड बता दिएगा, कोशिश करिएगा ये वाला ध्यान आप रखना है, करिए बताइए। A pipe can fill a tank in 10 minutes while another pipe can empty a completely filled tank in 20 minutes if both the pipes are opened simultaneously into the empty tank. Then how much time will it take to fill the tank completely? बोला गया कि एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 20 मिनट में खाली करता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी एलसीएम नहीं लेना है। जब भी आपको दोनों पाइप को साइमल्टेनियसली खोला जाए तो टोटल टाइम कितना लगेगा वो निकालना। टोटल टाइम ए भर रहा है माइनस मतलब कि खाली करना, बी खाली कर रहा है, तो टोटल टाइम क्या होगा? कुछ मत करो, दोनों के टाइम को गुना करो, 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय दोनों के टाइम का अंतर 10, 0 से 0 कट गया, 20 मिनट। मतलब अगर दोनों साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में टैंक फुल हो जाएगा? 20 मिनट में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 में 12 स्टूडेंट का मार्क्स दिया गया। इसमें वेयर एक्स एंड वाई आर द लोएस्ट एंड हाईएस्ट मार्क्स रिस्पेक्टिवली, इफ द रेंज एंड एवरेज ऑफ द मार्क्स आर 70 एंड 64 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। आइए करते हैं, हमें एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। सबसे पहले बताइए कि रेंज क्या होता है। रेंज क्या होता है? बोलेंगे कोई भी आपको जो डाटा दिया गया है उस डेटा में मैक्सिमम माइनस मिनिमम ही रेंज होता है कि नहीं? और आपको दिया एक्स के बारे में क्या दिया कि एक्स क्या है? लोएस्ट है और वाई क्या है? हाईएस्ट है। मतलब रेंज हमें क्या दिया है? वाई माइनस एक्स बराबर 70, वाई माइनस एक्स बराबर 70 दिया गया। हमसे पूछ रहा है एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात कीजिए। मतलब कि y माइनस एक्स करेंगे तो 70 आएगा। ऑप्शन को चेक करें, 100 में से 30, ये क्या है y का वैल्यू, ये क्या है x का वैल्यू। 100 में से 30 गया 70, 93, सबके जगह पर 70 आ रहा है। मामला यहां से सेट नहीं हो रहा। ये बताइए कि x जो है, x क्या है? न्यूनतम है, x लोएस्ट है। इस पूरे डेटा में x का वैल्यू लोएस्ट है। ऑप्शन में देखेंगे ये क्या है, हमेशा ध्यान रखो, ये x है, ये y है। अगर हम x का वैल्यू 30 रखें तो क्या x लोएस्ट होगा? बोलेंगे नहीं, क्योंकि x 30 होगा, उससे छोटा तो 28 ऑलरेडी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 23 होगा? बोलेंगे हाँ, क्योंकि 28 से छोटा तो 23 है। 25 28 से छोटा है। 35 नहीं होगा, क्योंकि 35 से छोटा 28 है। दो ऑप्शन तो कट गया, बी होगा या सी होगा, यही होगा। और अगला हमें क्या दिया गया देखिए, और एवरेज भी हमें दे दिया गया, कितना? 64 दिया गया। अब तब हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि स्टूडेंट का तो मार्क्स आया है, तो हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ मार्क्स अपॉन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू एवरेज होगा। एवरेज हमें 64 दिया है, यही दिया है। बोलेंगे हाँ सर। अब देखो, अगर ऐसे सॉल्व करोगे ना तो दो इक्वेशन बनेगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं इसका थोड़ा डिजिटल सम लगा लें, थोड़ा सा डिजिटल सम लगा लें। 3 और 2 5, 9 और 3 12, 12 का डिजिटल सम क्या होगा? 3, 5 3। यहां पे देखेंगे तो क्या आएगा? 5 2 7, 9 5 14, कितना आएगा? 5।
एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 7, वाई का वैल्यू 5, अलग अलग आ रहा है। डिजिटल सम लगाते हैं, देखो जल्दी जल्दी। 8 2 10, डिजिटल सम क्या होगा 1, 5 3 8, 6 5 11, डिजिटल सम 2, 8 7 15, डिजिटल सम 6, 6 3 9, डिजिटल सम क्या होगा 63 का 9 हो जाएगा। डिजिटल सम में 9 बोलो या 0 बोलो बात बराबर, तो हम 0 मान रहे हैं। 6 5 11, डिजिटल सम 2, 8 1 9, डिजिटल सम 0, डिजिटल सम 7, 8 3 11, डिजिटल सम 2, 8 हो गया। अगर हम लोग फिर से एक बार डिजिटल सम लगाएं तो देखो इस दोनों को जोड़ेंगे, 8 1 9, डिजिटल सम 0 हो गया, 6 2 8, 8 1 9, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 7 2 9, 8 1 9, मतलब सबको जोड़ रहे हैं तो डिजिटल सम 0 आ रहा है। बच क्या रहा है एक्स और वाई। यहाँ पे देखो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस 0 बट्टा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 12, 12 का डिजिटल सम 3 होगा बराबर 6 4 10, डिजिटल सम 1 हो जाएगा। तो क्या होगा एक्स प्लस वाई बराबर 3, मतलब एक्स का डिजिटल सम प्लस वाई का डिजिटल सम करेंगे तो वो 3 के बराबर आना चाहिए। 3 क्या है डिजिटल सम है। अब देखो एक्स के जगह पे अगर हम 5 रखें, वाई के जगह पे 3 रखेंगे तो क्या होगा 5 3 8 हो जाएगा, जबकि डिजिटल सम हमें क्या चाहिए 3 चाहिए, मतलब ये 8 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम एक्स के जगह पे 7 रखें और वाई के जगह 5 रखें तो 7 5 12, डिजिटल सम 3 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, 25 और 95। एक्स का वैल्यू 25, वाई का वैल्यू 95। ये बताने में इतना टाइम लगा, अगर आप करेंगे इस मेथड से तो यकीन मानिए आप सेकेंडों में कर सकते हैं। 15 सेकेंड 20 सेकेंड लगेगा, लेकिन टोटल को जोड़ना, 2 इक्वेशन बनाना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्वेश्चन नंबर 22, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिया गया 2 टैक्सी स्टार्ट फ्रॉम अ टैक्सी स्टैंड एट एन इंटरवल ऑफ 28 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर। टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पे 74 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। बोथ टैक्सी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों टैक्सी सेम डायरेक्शन में। अ मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द टैक्सी स्टैंड meets the taxi at an interval of 10 minutes. Find the speed of a man. मैन का स्पीड बताना है। अपोजिट डायरेक्शन में मैन आ रहा है, उस आदमी को टैक्सी स्टैंड से, जो बसें खुल रही है टैक्सी, वो 10 मिनट के अंतराल पे क्या हो रही है मिलता है। मान लो टैक्सी स्टैंड यहाँ है, मैन इधर से, टैक्सी इधर से इधर, मैन इधर से इधर, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। बोल रहा है कि टैक्सी स्टैंड से इधर जो टैक्सी जा रही है उसका स्पीड क्या है 74 किलोमीटर पर आवर है। मैन को 10 मिनट के अंतराल पे मिला, मतलब मैन यहाँ पे था। मैन जब यहाँ से 10 मिनट के अंतराल करने का ट्रेवल करके यहाँ पहुंचा होगा, 10 मिनट ट्रेवल करने के बाद, तो जो नेक्स्ट टैक्सी 28 मिनट के बाद खुली होगी वो उसे यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिल गया। तो देखो यहाँ से यहाँ मिला होगा। अब देखो टैक्सी यहाँ से यहाँ आकर ट्रेवल करना होगा, मैन को यहाँ से यहाँ 10 मिनट लग रहा है, और टैक्सी को कितना लगेगा बोलो ना। दोनों एक टाइम पे मिला है 10 मिनट के बाद, तो यहाँ इसको कितना लगेगा होगा 18 मिनट। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है सेम है, और अगर डिस्टेंस सेम होता है, डिस्टेंस अगर सेम होगा तो स्पीड, डिस्टेंस अगर सेम होगा तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। मतलब कि जो अनुपात स्पीड का होगा उसका उल्टा क्या होगा टाइम का होगा। टाइम का अगर अनुपात लें तो टैक्सी को 18 मिनट में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उतना ही टाइम, उतना ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में मैन को 10 मिनट लग रहा है। तो स्पीड क्या होगा इसका उल्टा, मतलब कि 10 से 18। ये क्या टैक्सी का कंडीशन है, ये मैन का है। टैक्सी का स्पीड कितना दिया गया है 74 किलोमीटर पर आवर।
मैन का स्पीड क्या होगा 18 गुने समथिंग, जो भी आंसर होगा वो 18 का क्या होगा मल्टीपल होगा। 18 से कटना चाहिए, 18 में 9 और 2 है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों इवन है। 9 से विभाज्यता का नियम सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए तभी वो नंबर कटेगा। 8 1 9 कट रहा है, 8 2 10 नहीं कट रहा, ये नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन बचा। 3 3 6 3 9, 9 से कट रहा है, ये 9 से भी कट रहा है, 18 से भी 2 से भी कट रहा है, मतलब 18 से भी कटेगा। आंसर होगा हमारा बिल्कुल वैसे 18 गुने 7.4 133.2 किलोमीटर पर आवर का। आइए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है अक्षत इन्वेस्टेड 90,625 एट 8% एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर, हाउ मच अमाउंट विल ही गेट। अक्षत 90,625 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, एक साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है, हमसे अमाउंट पूछ रहा है। लेकिन मामला यहाँ पे गंभीर हो रहा है कि वो बोला है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीना पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे, एक साल के लिए निकालना है। अगर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया गया तो 6 महीना पे एक साल में कितना, 2 बार 6 मंथ होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 8% का आधा 4%, 6 महीना के लिए 4% और अगले 6 महीना के लिए 4% होगा। बोलेंगे हाँ सर। प्रिंसिपल कितना है 90,625 रुपया, 6 महीना के बाद कितना ब्याज मिलेगा उसको, बोलेंगे 4%। 4% का फ्रैक्शन 1/25, इसका मतलब कि 25 अगर हमारा क्या होगा प्रिंसिपल होगा तो 1 का इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो 6 महीना के बाद ही अगर हमसे अमाउंट पूछता तो क्या हो जाता 26/25। अगर प्रिंसिपल 25 होगा तो अमाउंट कितना होगा 26 यूनिट होगा। ये 6 महीना के बाद हमें इतना अमाउंट मिलेगा, लेकिन अगले 6 महीना के लिए यही अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अगले 6 महीना के बाद हमें कितना मिलेगा 26/25 यही मिलेगा। बोलेंगे हाँ सर। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना, डिजिटल सम लगाओ, ये करो, थोड़ा सा काट लो, इसको छोटा कर लो। 25 से काटेंगे, वैसे आप 625 का पहाड़ा याद होगा तो आप काट सकते हो, लेकिन मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा। 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, 90 में से 75 गया 15, 156 बचा, 25 छक्का 150, 6 बच गया 62 हो गया, 25 दूना 50, 12 बच गया 125, 25 पच्चा 125। 25 से काटेंगे एक बार में, यहाँ पे 11 बच गया 112 हो गया, 25 चौका 100, 12 बच गया 125, 25 पच्चा 125, मतलब 145 गुने 26 गुने 26। आंसर क्या होगा, अब पूरा मत कैलकुलेट, देखो हर एक जगह यूनिट डिजिट अलग अलग है। 5 गुने 6 30 आ गया, यूनिट डिजिट 0, 0 गुने 6 0, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे आप करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे कि 145 गुना 26 गुना 26, फिर 26 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसमें 145 से गुना करेंगे, टाइम लगेगा। अगर 2 जगह होता फिर उसको करते कि 145 का डबल करते 290, 290 का डबल करते क्या होता 580 आता, 580 गुने हम क्या करते हैं 13 का स्क्वायर 169 करते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 26 में से 2 ले लिए तो 13 गुने 2, 26 में से 2 ले लिए 13 गुने 2, 13 का स्क्वायर 169 गुने 4, 4 दे दिए 145। दिया गया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्टेड ए बी एंड सी डी एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, एंड कोण पीईबी बराबर 59 डिग्री, जी इज अ पॉइंट बिटवीन ए बी एंड सी डी सच दैट कोण बीईजी इतना है एंड जीएफई दिया गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ कोण ईजीएफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा, उसे बता दिया जाएगा।
सिंपल देखो बता दे, ए बी और सी डी दो लाइन है, ये ए बी है और ये क्या है, सी डी लाइन। आपको जहां कंफ्यूजन होगा वो बता दे रहे हैं। एक तिर्यक रेखा पी क्यू है, ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पे काटी, तथा पीईबी दिया गया है 59 डिग्री। जी जे ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार के बीईजी इधर होगा, जी इधर है। बस यही आपको कंफ्यूज कर, जी इधर होता कि इधर होता। अब आप कर लेंगे। क्या दिया गया है, बीईजी कितना दिया है 50 डिग्री। जी एफ ई ये कोण हमें 33 डिग्री दिया गया है। ये कोण का वैल्यू पूछ रहा है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 180 में से 109 डिग्री घटाएंगे। 180 में से अगर 109 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा 71 डिग्री। 59 प्लस 50 109, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। 180 में से अगर आप 109 घटाएंगे तो 71, इसका वैल्यू कितना होगा बोलेंगे। ये एक त्रिभुज बन रहा है, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो 180 डिग्री माइनस 7 3 10 104 घटाएंगे तो क्या आएगा 76 डिग्री। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एक बार और आप सोचिएगा, एक बार खुद से करने का कोशिश करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 आज के मॉक का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए आंसर क्या होगा। दिया गया इन अ सर्कल द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें क्या दिया है, रेडियस पूछ रहा है। एक सर्कल का कॉर्ड का वैल्यू दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया सेंटर से, तो रेडियस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे हम ये बनाए आपको सर्कल, कॉर्ड बना लिए। कॉर्ड का लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर दिया है। मान लीजिए सेंटर यहाँ पे है, सेंटर से कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया गया, लेकिन ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हमसे रेडियस पूछ रहा है। तो यहाँ से आपको एक थ्योरी पता है कि कॉर्ड को जब सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में क्या होता है डिवाइड करता है। कौन, ये परपेंडिकुलर लाइन। ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर। सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस बराबर क्या होगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। क्योंकि एक त्रिभुज बन रहा है, हम कौन त्रिभुज बन रहा है पाइथागोरस लगवा दें। 25 प्लस 36 क्या होगा 61। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नहीं है ना। हमें इसके नजदीक ऐसा नंबर ढूंढना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। आप बोलेंगे इसके नजदीक 64 और 49, मतलब कि 49 से बड़ा, मतलब इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 से बड़ा वैल्यू आएगा और 8 का स्क्वायर 64, यही होगा आंसर में। मतलब यहाँ पे या तो 49 होता तो 7 आंसर आता, 64 होता तो 8 आता। इस दोनों के बीच में हमारा आर का वैल्यू आएगा। मतलब आर का वैल्यू क्या होगा लेस देन 8 और ग्रेटर देन 7। समझ रहे हैं बात को, बोलेंगे हाँ सर। 7 से बड़ा 8 से छोटा, कौन सा आंसर है 8 से ही बहुते बड़ा है, हमें तो 8 से छोटा चाहिए, लेकिन 7 से बड़ा, इसीलिए ये नहीं होगा क्योंकि ये 7 से छोटा है। 8 से ही बहुते बड़ा है, 7 से बड़ा 8 से छोटा, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि पूरा मॉक आप लोग खुद से सॉल्व किए होंगे। कमेंट में जरूर बताइए कि कितना आपका आंसर आया है। और एक बार जब जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ एक बार खुद से सॉल्व करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आप सभी लोग ख्याल रखिएगा, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, पढ़ाई जरूर करिए, अभी फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। चलिए मिलते हैं।